नमस्कार दोस्तों, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज का पहला एमसीक्यू है रिगार्डिंग दी इंटेलिजेंस ब्यूरो, दैट इज़ आईबी। आईबी का नाम आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। तो इस आईबी के रिलेटेड पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इज़ द प्राइमरी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड जस्टिस। यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी है वो इंटरनल इंटेलिजेंस और रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जो आईबी है दैट इज़ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को नहीं रिपोर्ट करती, ये रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ये स्टेटमेंट होगा ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो उस हिसाब से ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो सबमिट करती है रिपोर्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, on the conduct of the judges with the central government, which is then shared with the collegium for the consideration on the judicial appointment। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है यानी कि जो आईबी होती है वो क्या करती है, जो रिपोर्ट है कंडक्ट ऑफ जजेस को विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है और उसके बाद कॉलेजियम के पास वो जाता है और उसके बाद जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से जो हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हमारा बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है कि जो आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो वो इंडिया की डोमेस्टिक इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है। और क्या काम करती है, ये काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी भी है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। याद रखिएगा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट वन क्या लिखा हुआ था। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वो प्राइमरी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये स्टेटमेंट सही होगा। वहाँ पे क्या लिखा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आती है, जो कि गलत है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑलिव रिडली टर्टल। आपको पता है कि ऑलिव रिडली टर्टल की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ टाइप ऑफ टर्टल। ये कहाँ मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं। और उड़ीसा में भी स्पेशली जो गहिर माथा जो बीच है उड़ीसा का, ठीक है, तो वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। उड़ीसा में अगर बात करें तो उड़ीसा में कई सारे आइलैंड्स भी हैं। एक बहुत जो इम्पोर्टेंट वो आइलैंड है वो है सागर आइलैंड, ठीक है। इस सागर आइलैंड में मेला भी लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सागर मेला, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऑलिव रिडली टर्टल है उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि द स्पीशीज कैटेगराइज अंडर द इंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन कंजर्वेशन लिस्ट ऑफ द रेड लिस्ट। यानी कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसका जो आईयूसीएन का स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। तो जो ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि इसका जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड नहीं है, वो क्या है, वल्नरेबल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये शेड्यूल वन में है, ये शेड्यूल वन में इसको कैटेगराइज किया गया और इंडेंजर्ड नहीं है, क्या है, वल्नरेबल है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, पहला ऑप्शन ऐसे तो गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है ऑलिव रिडली टर्टल्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ द अटलांटिक एंड इंडियन ओशन ओनली। तो ये गलत है। ये ट्रॉपिकल वाटर ऑफ द अटलांटिक और इंडियन ओशन के अलावा भी कई सारी जगह पे पाए जाते हैं। और ध्यान रखना है हमें कि जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं ये क्या है, ऑलिव रिडली टर्टल्स आर द कार्निवोरस, क्या है, कार्निवोरस है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। और एक और चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि जो ऑलिव रिडली टर्टल हैं अभी क्या हो रहा है, जैसे हम लोग रात में बहुत सारी लाइट जला देते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट जो लाइट पोल्यूशन होता है तो उस लाइट पोल्यूशन से भी ऑलिव रिडली टर्टल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि ऑलिव रिडली टर्टल्स क्या करते हैं, अपने नेविगेशन के लिए, ऑलिव रिडली टर्टल्स अपने नेविगेशन के लिए क्या करते हैं, नेविगेशन के लिए मून लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने बहुत सारी लाइट पोल्यूशन करके रखा है तो उनको नेविगेशन में भी प्रॉब्लम होती है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन टू भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड लिखा है द स्पीशीज इज ऑल्सो नोन एज द एरीपाडा। ये बिल्कुल सही है। जब ऑलिव रिडली टर्टल अपनी नेस्टिंग करते हैं,
ठीक है, क्या करते हैं, नेस्टिंग, उसको वैसे हम लोग बोलते हैं क्या, मास नेस्टिंग। तो जब ऑलिव रिडली टर्टल मास नेस्टिंग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम एरिबाडा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन हमारा बी सही है, दैट इज़ ओनली 3। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो सी टर्टल्स हैं, उनको शेड्यूल 1 में रखा गया हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ओके, और इनका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, वल्नरेबल है। और ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हर जगह आपको मिल जाएंगे इन दी ट्रॉपिकल रीजन, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन, हर जगह मिल जाएंगे। एंड दे आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबेंडेंट सी टर्टल, यानी कि हर जगह आपको मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कार्निवोरस भी हैं। ठीक है, और उसके अलावा टर्टल्स गॉट द नेम फ्रॉम द ऑलिव कलर्ड कैरापेस। तो इनका जो नाम पड़ा है वो ऑलिव कलर्ड कैरापेस के कारण पड़ा है। और ये यूनिक, दे वेल नोन फॉर द यूनिक मास नेस्टिंग नोन एज द एरिबाडा। मैंने आपको बताया क्या, जो ऑलिव रिडली टर्टल्स होते हैं वो एक साथ नेस्टिंग करते हैं। नेस्टिंग का मतलब जैसे है अंडे देना, ठीक है, तो वहाँ पर या फिर ग्रुप बनाना, तो ये इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एरिबाडा। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं विच थाउजेंड्स ऑफ द फीमेल्स गैदर इन द सेम बीच एंड द ले एग्स, यानी कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं ऑलिव रिडली टर्टल वो पास में आके ले एग्स कहते हैं। और जो मैंने बताया आपको गहीर माथा बीच है या गहीर माथा मैराइन सेंचुरी है उड़ीसा में, वो क्या है, लार्जेस्ट सी टर्टल की सेंचुरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर हमारा, विद रेफरेंस टू द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में बात करेंगे। पहला लिखा हुआ है, इट विल सबमर्ज द मेजर पोर्शन ऑफ द कोर एरिया ऑफ द पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट इज़ द फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द इंडिया अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ये MP में चल रहा है। ठीक है, अगर MP की बात की जाए, जैसे ये MP का मैप है, ठीक है, और MP के मैप में यहाँ से हमारी एक रिवर जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, इन दोनों को लिंक किया जा रहा है। और बीच में पेंच टाइगर रिजर्व नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क पड़ रहा है। तो उस हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज़ ओनली 2। दिस ओनली 2 इज़ द करेक्ट वन, दैट इट इज़ द फर्स्ट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अगर मैं आपकी थोड़ा सा मैं दिखाऊँ, थोड़ा सा मैं आपको कोई मैप दिखाऊँ, देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाता है हमें तो। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ देखिए अब इसकी मैप की बात करें तो देखिए यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज़ वन रिवर इज़ गोइंग, यहाँ पर ये जा रही है। ठीक है, और दूसरी रिवर कहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों यमुना रिवर से ही निकल रही है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और बीच में ये क्या पड़ रहा है, बीच में ये पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ रहा है। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में पेंच लिखा था, पेंच नहीं है पन्ना है। ठीक है, ये देखिए लिंक कैनाल बनी है, यहाँ से ये जा रही है, ये यहाँ से, ऐसे शायद आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये क्या है, ये है केन रिवर और ये है बेतवा रिवर, इनको लिंक किया जा रहा है। ठीक है, और एक चीज़ आपको और पता रहना चाहिए कि इन दोनों को जब लिंक किया जा रहा है तो वो लिंक जो किया जा रहा है, यहाँ पे एक डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है दौधान डैम। ठीक है, दौधान डैम, तो ये एक डैम भी बनाया जा रहा है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये पन्ना नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टिल नाउ, अभी तक सब कुछ क्लियर है। अब आगे बात करें तो आगे देखेंगे, ओके जस्ट अ मिनट। ठीक है, आगे हम बात करें अगर, सो यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मिनिस्ट्री ऑफ द इरिगेशन, दैट इज़ द नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द सेंट्रल वाटर कमीशन फॉर्मुलेटेड अ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट इन द 1980।
ठीक है। तो 1980 में वाटर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान और वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में एक प्लान बनाया था जो कि किसके लिए काम कर रहा था, इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ द वाटर सरप्लस बेसिन डेफिशिएंट द व्यू ऑफ द मिनिमाइजिंग द रीजनल बैलेंस। कहने का क्या मतलब है कि 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है उन्होंने और वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट ने क्या किया था कि इंटर बेसिन रिवर यानी कि एक रिवर यहाँ से जा रही है दूसरी रिवर यहाँ से जा रही है, इनको लिंक करने के लिए प्लान बनाया था ताकि क्या जो एक रिवर का जो सरप्लस वाटर है, ठीक है, जो सरप्लस वाटर है यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम दूसरी रिवर में क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिवर्स हैं ये पेरिनियल रिवर्स नहीं है, यानी कि ये ऐसी रिवर नहीं है जो पूरे साल बहती हैं। तो कहने का मतलब है इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं होगा फिर भी उसको लिंक कर रहे हैं, सो ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक हिमालयन रिवर डेवलपमेंट और पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट। देखिए दो तरह की रिवर होती हैं, एक हमारी हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर, दोनों इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है, ये फर्स्ट इंटरलिंक प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो कि 1980 में बनाया गया था, विच इज़ अंडर द इम्प्लीमेंटेशन। अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये कहाँ आएगा, यूपी और एमपी की दो स्टेट में आएगा एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2021 में स्टार्ट किया गया था, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो फिर बात करते हैं इट इन्वेसेस द डिवीजन ऑफ द सरप्लस वाटर ऑफ द केन बेसिन टू द बेतवा। आपको पता है यहाँ से ये केन जा रही है, ये वाली केन है, ये है बेतवा, ठीक है। तो ये बेतवा केन से यहाँ पर जाएगी और बीच में वो डैम बना हुआ है हमारा, ठीक है। इट विल लीड द सबमर्जेंस ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द कोर एरिया ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व। बस दिक्कत ये है कि बीच में ये पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ रहा है तो यहाँ का जो मैक्सिमम एरिया वो सबमर्ज हो जाएगा, जो कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है, देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इस्तेमाल हम लोग करते हैं फास्ट टैग में। आपकी कारों में फास्ट टैग लगा होगा जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जब कार जाती है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे फास्ट टैग काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला लिखा हुआ चीज़ क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट इज द रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी इज द वायरलेस यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू ट्रैक आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ये क्या है हमारा, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट, ओके, तो ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट इज जो RFID टैग है, रीडर्स शुड बी इन द लाइन ऑफ द स्टेट टू मेक द सिस्टम वर्क। ये कह रहा है कि जो रीडर है, जैसे आपकी कार जा रही है तो कार को बिल्कुल लाइन में होना चाहिए तभी फास्टैग रीड करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। वो सेंस करके रीड कर लेता है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है इट प्रोवाइड्स द डेटा एक्सेस एंड द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन और शॉर्ट रेंज। ये आंसर क्या है, सही है, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है और जो रेंज है वो बहुत शॉर्ट होती है, लगभग 3-4 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो इस हिसाब से देखा जो आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि ओनली थर्ड इज करेक्ट। एंड नाउ इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जो भी RFID दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज द वायरलेस यूज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ट्रैकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एनिमल एंड द पीपल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स को, एनिमल को और पीपल को भी ट्रैक कर सकती है। फिर लिखा हुआ है कि जो RFID की जो टेक्नोलॉजी है ये रेडियो वेव को यूज़ करती है। जो पहला ऑप्शन था उसमें क्या लिखा था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज़ करती है, लेकिन ये क्या है, ये रेडियो वेव को यूज़ करती है और द रेडियो वेव पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर हम बात करते हैं कि देयर इज़ अ डिवाइस दैट कैन रीड द इंफॉर्मेशन डिजिटली इनकोडेड द वायरलेस डिवाइसेस दैट इज़ द टैग फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि आपकी जो कार में जो टैग लगा है उसको रीड कर सकती है विदाउट मेकिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट। उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, बिना टच करे उसको रीड किया जा सकता है। और जो भी इट प्रोवाइड्स द डेटा एक्सेस इन द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन विदाउट टेकिंग मच टाइम। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आपको रियल टाइम में डेटा क्या होता है, मिल जाता है। व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ द फास्टैग, यानी कि फास्टैग या फिर हम बोल दें क्या RFID की टेक्नोलॉजी के वेरियस क्या क्या एप्लीकेशन है। देखो जो ट्रैकिंग ऑफ द शिपमेंट्स कंटेनर, यानी कि जो शिपमेंट्स हैं कंटेनर है उनको ट्रैक करने में, ट्रक को ट्रैक, रेल रोड इनको ट्रैक करने में, टोल कलेक्शन में,
ठीक है। अभी आपको पता है क्या कि इस टाइम का जो टोल कलेक्शन है फास्टैग की वजह से वो क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर आया था। नाउ इट कंट्रोलिंग द एक्सेस टू दी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अगर कोई आदमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक्सेस कर रहा है तो भी पता चल जाएगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, काउंटरफीट प्रिवेंशन में, ठीक है ना, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल या अदर किसी इंडस्ट्री में काउंटर फीट प्रिवेंशन हो रहा है, यानी कि कहीं धोखाधड़ी से कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। डिसएडवांटेज क्या है, पहली तो चीज़ मैंने बताया आपको, ये शॉर्ट रेंज है, 3-4 मीटर पे काम करती है, उससे ज़्यादा ये काम नहीं करेगी, ठीक है। इंटरफेरेंस, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, प्रोन टू द साइबर अटैक ऑल्सो, लिमिटेड डेटा ट्रांसफर रेट। फिर बाद फास्टैग जो है वो स्मॉल स्टिकर ऑन द कॉर्ड्स विंडशील्ड, ठीक है, दैट एम्प्लॉयज द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई द व्हीकल एंड एसोसिएटेड पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है क्या कि बेसिकली ये शॉर्ट रेंज है, ठीक है, शॉर्ट रेंज है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो क्या है, स्टोरेज की कैपेसिटी वो लिमिटेड है, और साइबर थ्रेड और डेटा ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात कर सकें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच of the following could be the positive impact on the commercial use of the genetically modified mustard in India। यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अभी इससे पहले हम लोग सिर्फ बीटी कॉटन को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब लेकिन हमने क्या किया है कि अब जो मस्टर्ड क्रॉप है तो मस्टर्ड क्रॉप के भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए परमिशन दे दी गई है, ठीक है। तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, पहले लिखा हुआ है इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द मस्टर्ड। ऑब्वियसली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं वो ओवरऑल जो प्रोडक्शन होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लेस यूज़ ऑफ द हर्बिसाइड ऑन द क्रॉप, नहीं ये गलत है। देखिए वो क्या होता है, ये जो होते हैं वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कीटनाशक को मारने के लिए हमें और हर्बिसाइड देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि हमें ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ करना पड़ता है जो कि सॉइल के लिए क्या है, ख़राब है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इंक्रीज दी हनी प्रोडक्शन, ऑब्वियसली ये सही है। कई सारे हर्बिसाइड, नॉट हर्बिसाइड, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से क्या हो रहा है कि हम हनी प्रोडक्शन को भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसके यूज़ से क्या होता है कि आर्टिफिशियली हनी उस जगह पे आती है, यानी कि बीज उस जगह पे आती हैं और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड इज ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। एबिलिटी टू ग्रो द मस्टर्ड इन द एवरी स्टेट, नहीं हर स्टेट में मस्टर्ड ग्रो नहीं करेगा। जहाँ पर प्रॉपर एरिया है, जहाँ पर एरिया है, फील्ड है, सारी सुविधाएं हैं, वहीं पर ग्रो करेगा। सो द ऑप्शन इज द सी। सी का मतलब क्या हो गया कि दोनों ऑप्शन क्या हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मीन्स ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग को पढ़ लेते हैं। पहली रेटिंग लिखी है कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, आपको इसका नाम याद रखना है। इसका नाम क्या है, GEAC। GEAC का मतलब क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। यही जो कमेटी होती है ये रिकमेंड करती है कि किसी चीज़ का जेनेटिकली मॉडिफिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे मस्टर्ड क्रॉप को ग्रो करने की परमिशन दी गई थी तो किसने दी थी, वो दी थी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रिकमेंडेड द इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, ठीक है। तो इन्होंने इसका परमिशन दिया कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले सिर्फ बीटी कॉटन को यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं कि अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड हेयर यू शुड नो दैट अकॉर्डिंग टू द साउथ एशियन बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, ये जो है GM मस्टर्ड इज़ लाइकली टू हैव द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन दी हनी बी प्रोडक्शन। यानी कि जो GM मस्टर्ड है वो हनी बी प्रोडक्शन के लिए भी क्या है, अच्छी है, बेस्ड ऑन द their relative enhanced foraging behavior resulting in the increase in the production and income of the beekeepers। income of the beekeepers भी बढ़ेगी mustard growing in the area। देखिए ध्यान रखिएगा, जो मस्टर्ड है इट इज़ अ राबी क्रॉप, सर्वाइव इन द विंटर सीजन ओनली, हैंस इट कैन नॉट बी ग्रो इन दी एवरी स्टेट। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है कि जो मस्टर्ड क्रॉप है, ठीक है, जो हमारी मस्टर्ड क्रॉप है ये क्या है, ये एक विंटर सीजन क्रॉप है। विंटर सीजन क्रॉप यानी कि इसे विंटर में ग्रो करेगी। विंटर को ग्रो करने का मतलब इसको ठंड चाहिए। तो अगर इसको ठंड चाहिए तो उसका मतलब कि हर स्टेट में ठंड नहीं होती, गर्मी पड़ती है ज़्यादा, तो यानी कि ये हर स्टेट में ग्रो नहीं करेगी। तो यहाँ से ये भी आपको पता चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ था ना कि एबिलिटी टू ग्रो मस्टर्ड इन द एवरी स्टेट, तो ये हर स्टेट में ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। ये सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में ग्रो करेगी जहाँ पर अच्छी खासी ठंड है। फिर उसके बाद
GM11 हैज़ बीन शोन टू डिलीवरी 30% ऑफ द हायर यील्ड देन द एग्जिस्टिंग वेरिएंट। यानी कि क्या है कि जो भी क्रॉप है ये क्या है, इसमें यील्ड इसकी जो यानी कि उत्पादकता जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये जो वैरायटी है मस्टर्ड की, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, अलाउइंग द फार्मर्स टू स्प्रे ओवर द क्रॉप्स विद द वीड किलर विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स। यानी कि जो ये जो क्रॉप है, देखिए इसको ऐसे समझिए, जो क्रॉप है वो क्रॉप जो है वो हर्बिसाइड है, ठीक है। क्रॉप जो है वो हर्बिसाइड टॉलरेंट है, यानी कि इस पे हर्बिसाइड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस पे अगर हर्बिसाइड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फार्मर्स हैं, ठीक है, जो फार्मर्स हैं वो और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो स्प्रे करेंगे किसको, वीड किलर, यानी कि वीड्स को मारने के लिए और ज़्यादा मारेंगे चीज़ें, और ज़्यादा स्प्रे करेंगे विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस रेज द फियर दैट द फार्मर्स में रिजॉर्ट टू द एक्सेसिव यूज ऑफ द टॉक्सिक हर्बिसाइड्स। कहने का मतलब क्या है, जो क्रॉप है ये प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, ये जो प्लांट है ये प्लांट कैसा है, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है। तो इसके आसपास जब कीड़े आएंगे तो उन कीड़ों को मारने के लिए जो फार्मर है हमारा, वो क्या करेगा, वो कीटनाशक का छिड़काव करेगा, ठीक। तो उस कीटनाशक के छिड़काव से क्या होगा, इस पेड़ को तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर जब वो एक्सेस कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो हर्बिसाइड की मात्रा बढ़ेगी, सॉइल को भी खराब होगी, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द नोरो वायरस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है कि द वायरल कैन कॉज एन इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो नोरो वायरस है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। द वायरल आउटब्रेक टेंड टू बी मोर कॉमन ड्यूरिंग द समर। नेक्स्ट इज द इट इज़ हाईली कंटेजियस एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू द कंटेमिनेटेड फूड। तो देखते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सी इज़ करेक्ट मतलब ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। तो पहली चीज़ तो ये रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड इट इज़ द हाईली कंटेजियस एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फूड, ये भी ऑप्शन गलत है। सिर्फ ये दूसरा सही है कि ये वायरल आउटब्रेक है जो कि मोर कॉमन है ड्यूरिंग द समर, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है तो कैसी प्रॉब्लम है, तो ये आपको पता होना चाहिए, गैस्ट्रो इंटेस्टियल इलनेस है, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये जो हमारी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वहाँ से रिलेटेड है। तो गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी गैस्ट्रो आ जाए तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो पेट से रिलेटेड होता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस सच एज द वॉमिटिंग और द डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बट नॉट रिलेटेड टू द फ्लू विच इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी। तो बेसिकली क्या है, जो नोरो वायरस है, ये नोरो वायरस क्या है, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 जो लिखा हुआ है वो सही है, लिखा हुआ है द वायरस इज कैपेबल सर्वाइविंग द लो टेम्परेचर, ठीक है, एंड आउटब्रेक टेंड टू बी द मोर कॉमन ड्यूरिंग द विंटर एंड द कोल्डर कंट्रीज, ठीक। नेक्स्ट इज दैट इज वाई समटाइम्स रिफर्ड टू एज द विंटर वोमिटिंग डिजीज, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्थी पर्सन थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर क्या लिखा था कि कंटैमिनेटेड फूड से ये जा सकता है, पर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जा सकता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो transmitted by consuming the contaminated food or the water and also by touching the contaminated surfaces then putting the unwashed hand in the mouth, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इट कैन ओनली ट्रांसमिट, तो ओनली नहीं हो सकता, कि क्या है, हाईली कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फूड, तो उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, उसके क्या हो सकता है, वो जा सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके। थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, कि यहाँ पर पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो क्या है, ये वाला जो है वो करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, पहला वाला क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी नहीं है, हमने क्या समझाया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लिखा था कि वायरल आउटब्रेक है और समर में ज़्यादा फैलता है, तो हमने देखा कि समर में नहीं, ये कैसे फैल रहा है, विंटर में फैल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सिर्फ थर्ड जो है वो सही है कि ये फूड से भी फैलता है और उसके साथ साथ टच करने से, ठीक है, भी फैलता है, ठीक है। अब कुछ PYQ देख लेते हैं।
ठीक है। पी वाई क्यू क्या है, पी वाई क्यू देख लेते हैं। पी वाई क्यू में हमारा पहला पी वाई क्यू है कि विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, ओके। एंड दूसरा लिखा हुआ है कि व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन लेड डाउन बिफोर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर। देखिए दोनों ऑप्शन सही है, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लें। क्या यहाँ पे कोई डिटेलिंग दी हुई है, नहीं डिटेलिंग कोई नहीं दी गई है, ठीक है। थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की जाए, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, देखिए बड़ी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी होती हैं, हर एक स्टेट में कंस्टिट्यूएंसी यूज़ होती हैं और वहाँ से एमपी या सांसद चुने जाते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन यूज़ में क्यों होता है, क्योंकि अभी डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है कहाँ पर, असम में। असम में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो रही है। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करता कौन है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था कब, 25 जनवरी 1950 में। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वोटर्स डे मनाते हैं। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है, 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को जगह दी गई है और 326 आर्टिकल में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोटिंग राइट, ये दिया हुआ है वोटिंग राइट, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो वोटिंग राइट होता है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। वोटिंग राइट आपका कैसा राइट है, या तो आप बोल दो कि लीगल राइट है या बोल दो क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो कहने का मतलब कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो एक्सरसाइज है वो कौन करवाता है, वो इलेक्शन कमीशन करवाता है। और बिल्कुल सही बात है कि इसकी एक्सरसाइज को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता और इवन द लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी इसके मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ इतना बताता है कि जैसे सपोज़ पहला इतना बड़ा कोई एरिया था, पॉपुलेशन बढ़ गई तो हो सकता है कि इस एरिया को थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए। तो ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है जो कि इलेक्शन कमीशन करवाता है, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, नॉट ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये भी एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी खराई कैमल, ठीक है। खराई कैमल एक तरह का कैमल है और उसके बारे में क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है यूपीएससी का, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है कि इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन द सी वाटर, बिल्कुल सही है। ये देखिए ये क्या है, ये सी वाटर में क्या करता है, स्विम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है कि कैपेबल ऑफ स्विमिंग द वाटर, ये सही है। इट कैन सर्वाइव द ग्रेजिंग ऑन द मैनग्रोव्स, नहीं, ठीक है, इट कैन सर्वाइव बाई ग्रेजिंग ऑन द मैनग्रोव्स, ये भी सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज़ द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये क्या है, गलत है। यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हमारा, 1 हो जाएगा। देखिए खरई कैमल है तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली गुजरात वाला जो रीजन है वहाँ मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपने एक नाम सुना होगा बन्नी बेफेलो, ठीक है, बन्नी बेफेलो, तो बन्नी बेफेलो जो है वो भी इसी रीजन में मिलती है, ठीक है। तो आ, ये आपको यहाँ से पता नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, खराई कैमल, ये पानी में स्विम कर सकते हैं, इसीलिए ये इनकी क्या है, स्पेशलिटी है, ठीक है। और ये काफ़ी टॉलरेंट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू यहाँ पर सब चल रहे हैं, इसको ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट पीवाईक्यू क्या है, रिसेंटली लिंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अंडरटेकन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी कृष्णा। पहले क्या था, अभी हमने पढ़ा है क्या, केन बेतवा के बारे में पढ़ा है, केन बेतवा को लिंक करने की बात कर रहे हैं। और बीच में क्या पढ़ रहा है, बीच में पढ़ रहा है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व। उसके बाद हम बात कर रहे हैं गोदावरी कृष्णा, ये कहाँ पर पड़ेगी, ये आंध्र प्रदेश के रीजन में पड़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, इट इज़ द कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज डिजाइंड फॉर द यूज बाय डिवाइसेस विच कैन बी एट डिस्टेंस ऑफ इवन द मीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक। तो ये ऑप्शन क्या है कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर नियर फील्ड टेक्नोलॉजी
can we use encryption when sending the sensitive information? This is also correct. ठीक है, सो द ऑप्शन इज द 3, दैट इज द आपका पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी मेंशन इन द टेक्स्ट। तो बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्लांट है। अभी हमने जीएम क्रॉप्स के बारे में बात की, तो ये उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जो बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 है बेसिकली क्या है, ये डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है, यानी कि ये क्या है, जीएम प्लांट है। ठीक है, जीएम प्लांट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिनोवायरस हैव द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जीनोम्स वेयर एज द रेट्रोवायरसेस हैव द डबल स्ट्रैंड डीएनए जीनोम्स। ठीक, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय द एडिनोवायरस whereas the AIDS is caused by the rhinovirus. Which of the following statements correct? ऑप्शन जो आपका ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, क्या डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू हैव जस्ट एंजॉयड द वीडियो, लाइक द वीडियो और अपने वैल्यूएबल कमेंट आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं एंड शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।